जय गुरुजी। इस चैनल लाइफ विद गुरुजी में आपका एक बारी फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी, और गुरुजी महाराज का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो भी इसे पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और सब्सक्राइब और लाइक मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ जिससे कि गुरुजी महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास पहुँचे संगत जी। और हमें भी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है और आपको भी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो 1 to 1 चलती हैं। जो सुनाता है उसका भी भला होता है और जो सुनता है उसका भी भला होता है, और जो उसको शेयर करता है उसको भी दुगनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी। इसलिए आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गुरुजी के इस चैनल को जिसका नाम लाइफ विद गुरुजी है। और संगत जी, अगर आप अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या जीमेल आईडी, जिस पे भी आप करना चाहें अपने सत्संग भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, या लिखित में भी भेज सकते हैं। और अगर आप जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि गुरुजी महाराज के जो भी सत्संग आप भेजें उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूँ। तो संगत जी, अब शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं अपने गुरुजी महाराज सदानंद शिवा को कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, और सारी संगत को भी दिल से जय गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत प्यारा तो नहीं बोलूँगी मैं, ऐसी सिचुएशन गुरुजी किसी की लाइफ में ना लाएं, ऐसी अरदास गुरुजी से करूँगी कि किसी भी संगत के जीवन में ऐसी दुख परेशानी ना आए जैसा कि आंटी के जीवन में ये प्रॉब्लम आई। और ठीक है, अब आंटी की सिचुएशन काफ़ी बदल गई है, और लेकिन आंटी ने अपना नाम रिवील नहीं किया है संगत जी। सिर्फ इतना बताया है आंटी ने कि वो दिल्ली से हैं, लेकिन आंटी ने बोला है कि वो अपना नाम रिवील नहीं कर सकती क्योंकि अभी थोड़ा-सा उनके और अंकल के बीच में प्रॉब्लम थोड़ा सॉर्ट आउट हुई है, और वो नहीं चाहती हैं संगत जी कि उनके और अंकल के बीच में फिर से दोबारा कोई इस इशू को लेके प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो, इसलिए आंटी अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हैं। और मैं भी उनकी इस कहते हैं ना भावना का, या इस सिचुएशन का पूरा पूरा सम्मान करती हूँ। और संगत जी, आप जब आगे सत्संग सुनेंगे आंटी का, जो कि मैं आपको सुनाऊंगी, जो आंटी ने मुझे रिटर्न में भेजा है, तो मैं उनका जो सत्संग सुनाऊंगी आपको, तो आप भी आंटी की इस बात का सम्मान करेंगे कि उन्होंने अपना मतलब नाम जो है वो रिवील नहीं किया है, और उनकी सिचुएशन को भली भांति समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और उनकी भावनाओं का पूरा पूरा सम्मान करेंगे संगत जी। तो संगत जी, चलिए मैं आंटी का सत्संग शेयर करती हूँ। देखिए संगत जी, जब एक बच्चा होता है, एक लड़की होती है, वो अपने पहले घर में होती है, वो उसके अलग रिश्ते होते हैं। फिर जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसके सारे रिश्ते बदल जाते हैं, वो दूसरे परिवार में आ जाती है। और किसी किसी को भगवान बहुत अच्छा परिवार देता है, किसी किसी लड़की को कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और किसी किसी बच्चे के सौभाग्य में या दुर्भाग्य कहें, जो भी कहें, उसका जो भी है लाइफ है, उसमें ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि उसको मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है अपनी ज़िंदगी जीनी। और ऐसे ही जो आंटी हैं उन्होंने बताया है अपनी लाइफ के बारे में कि उनको शादी के बाद कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और संगत जी, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, हम भी मतलब समझते हैं कि देखिए, अगर जब कभी किसी बच्चे की शादी होती है, किसी लड़की की शादी होती है, तो देखिए हर एक इंसान परफेक्ट तो नहीं है। किसी को ज़रूरी नहीं है कि कोई परफेक्ट इंसान मिले। कुछ ना कुछ सभी में कमियां होती हैं, हम में भी कमियां होती हैं। लेकिन कुछ कमियां ऐसी होती हैं संगत जी जिन्हें हम सहन कर लेते हैं, जिन्हें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है तो कोई बात नहीं, हम उसको छोड़ के अपना आगे लाइफ में बढ़ते हैं। लेकिन कुछ कमियां ऐसी होती हैं संगत जी, कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं, कुछ अनैतिक काम ऐसे होते हैं जिन्हें देखा नहीं जाता, उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। और कोई भी वो अपने पार्टनर को उस सिचुएशन में नहीं देखना चाहेगा। अब मान लो संगत जी, अगर किसी की शादी में मान लो किसी के हस्बैंड अंकल शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, एक बार को आंटी वो बर्दाश्त कर सकती हैं कि चलो वो कभी किसी टाइम में
ठीक होगा, है ना? लेकिन फिर भी उसमें भी मैं ये कहूँगी कि देखिए जिनके हस्बैंड अंकल थोड़ा ड्रिंक भी करते हैं या ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, वो भी बहुत परेशानी वाली बात होती है। वो भी बहुत परेशान होती हैं कि ये भी कोई इस सिचुएशन में भी मतलब किसी-किसी को जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुछ तो लोग ऐसे होते हैं, चलो ड्रिंक की अपने घर में बैठ के कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई गाली-गलौज नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं बोले, तो ठीक है, वो परिवार वाले बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, अभी अपने घर में बैठ के पी रहे हैं, अपने पैसों के पी रहे हैं, कोई बाहर झगड़ा नहीं कर रहे, हमसे नहीं कर रहे, तो चलो कोई बात नहीं, चल जाता है ये। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि फिर पीने के बाद घर में लड़ाई झगड़ा और मार पिटाई अपनी वाइफ के साथ मतलब गलत करना, तो वो भी किसी भी आंटी के लिए वो सिचुएशन भी मतलब थोड़ी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो आंटी ने अपनी सिचुएशन बताई है संगत जी, उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। जो आंटी ने बताया, तो आंटी ने बताया संगत जी कि जब उनकी शादी हुई तो थोड़ा साल उनका ठीक था, और ये बात पहले की है जब वो गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी। लेकिन उन्होंने अपनी सिचुएशन इसीलिए बताई है जिससे कि हमें समझ आए कि गुरुजी महाराज ने उनका कल्याण किस प्रकार किया। तो संगत जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप सत्संग को पूरा सुने और ध्यान से सुने और दिल से सुने, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए सुने। तो सत्संग को शुरू करने से पहले अपने गुरुजी महाराज का एक बारी मंत्र जाप जरूर करेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए शुरू करते हैं आंटी का सत्संग। तो संगत जी, आंटी ने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तो सब कुछ ठीक ठाक था। जॉइंट फैमिली में शादी हुई थी। जॉइंट फैमिली यानी कि उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ थे, और उनके हस्बैंड और एक उनके देवर थे। तो वो बोलती हैं शादी के कुछ टाइम तक ठीक उनको मतलब लगा कि, और छोटी, पहले आपको पता है संगत जी, छोटी एज में ही शादी हो जाती थी। आजकल तो बच्चे शादियां 30-30 साल की उम्र में जाके करते हैं, लेकिन कुछ समय पहले क्या मतलब शादियां ऐसे हो जाती थी 21 साल में, 22 साल में, और आंटी की भी एज इतनी ही थी। आंटी बताती है कि उन्होंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया था, फाइनल ईयर के पेपर भी बाद में हुए थे और उनकी शादी हो गई थी। तो संगत जी, आप भी समझ सकते हैं कि अब आज के टाइम में हम समझ सकते हैं कि इतने बच्चे में कितनी बुद्धि होती होगी। हम अगर अब आज अपने बच्चों को देखें संगत जी, सॉरी संगत जी, अगर आज हम अपने बच्चों को देखें तो देखिए, इतने 20-21 साल के बच्चों को तो हम सोचते हैं बिल्कुल ही बच्चा है, और उस टाइम का वो दौर ऐसा था कि मतलब 22-23 साल की उम्र में बच्चों की शादियां हो जाती थी। तो आंटी की भी शादी वो बताते हैं कि जल्दी हो गई थी, और शुरू में मतलब उनको लगा कि बहुत ठीक ठाक है, उनके हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। और इन मतलब ससुराल में तो बताते हैं कि शुरू से ही उनके साथ बिहेव ठीक नहीं हुआ था। जो उनकी मदर इन लॉ है वो भी मतलब सही से उनके साथ बिहेव नहीं करती थी, और मतलब अपशब्द कहना, गाली बकना, तो मतलब उनके उसमें जैसे कहते हैं ना कि बात ही इस तरह से होती थी। जबकि आंटी ऐसे परिवेश से नहीं आई थी, वहाँ पे उनके घर परिवार में ऐसा कोई गाली गलौज का कोई मतलब ऐसा सीन नहीं था, अच्छे घर से आई थी। लेकिन उन्होंने वहाँ आके देखा कि भाई ये चीज़ तो उनके उसमें नॉर्मल है। उनको बात बात में वो लोग अपशब्द बोल देते थे, गाली दे देते थे। तो लेकिन आंटी सब इसलिए मतलब देखिए संगत जी, कहते हैं ना कि जब लड़कियों की शादी होती है तो ये हम भी समझते हैं कि घर परिवार में कोई कितना ही खराब हो, लेकिन अगर अपना पति अच्छा है, अपने हस्बैंड अच्छे हैं, तो वो सब चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं। फिर हम सोचते हैं कि चलो भी कोई नहीं, हमारा जो पार्टनर है वो तो हमें सपोर्ट कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा है। तो आंटी भी उस समय यही सोचती थी कि भाई चलो, ये चाहे जैसे भी हैं, मतलब जो भी मुझे बोलते हैं, लेकिन जो मेरे भाई हस्बैंड अंकल हैं वो तो भाई अच्छे हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, केयरिंग है, लविंग है, मेरा हर बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन आंटी बताती हैं कि शुरू से ही जो उनके हस्बैंड थे वो अपने पेरेंट्स के आके मतलब उनको सपोर्ट नहीं कर पाते थे। इसमें एक ये भी बात बोलती हैं आंटी, क्योंकि जब उनकी एज छोटी थी तो उनके हस्बैंड की भी एज ज़्यादा नहीं थी, वो भी 25-26 ईयर्स के ही थे। जब वो 21-22 साल की थी तो उनकी भी एज इतनी थी। तो कोई भी बच्चा जल्दी से अपने पेरेंट्स के आगे नहीं बोल पाता है। तो वो आंटी यही सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं भाई, इसमें भी वो उनका बड़प्पन समझती थी कि अपने पेरेंट्स के आगे चलो नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तो मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा टाइम तो आंटी बोलते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने लाइफ जी, और इसी में वो खुश थे कि उनके हस्बैंड अच्छे हैं। फिर देखिए संगत जी, उनके बच्चे हो जाते हैं।
तो जब एक पहला बच्चा होता है उनका, तो थोड़े थोड़े उनके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं उनके जीवन में, कि अंकल का लेट आना, ये तो वो उसमें भी कोई ना कोई बहाना बना देते थे। और जब इसी तरह से उसके बीच में आंटी जॉब भी करने लग जाती हैं, क्योंकि इतना मतलब कि उनका जॉइंट बिजनेस था, और इसमें वो देख रही थी कि उनको जो इन लॉज थे वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जॉइंट बिजनेस था, हस्बैंड साथ में ही बैठते थे उनके, और वो अपने हाथ से कुछ बंधे हुए पैसे देते थे, जिसमें कि जब बच्चे हो गए थे तो उनको स्कूल में पढ़ाई करवाना और भी खर्चे होते हैं। आप जानते हैं संगत जी कि बच्चों की पढ़ाई के खर्चे कितने होते हैं। इतना आजकल खाना मतलब कि महंगा नहीं है जितना कि एजुकेशन महंगी है। तो उस समय भी आंटी ने देखा कि मतलब भाई बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए उनको बाहर निकलना पड़ेगा, और उन्होंने इसमें अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट किया कि चलो ठीक है, ये अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और जितना भी इनको पैसा मिलता है तो मुझे थोड़ी इनकी हेल्प करनी चाहिए, और इसलिए वो पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, और वो भी जॉब के लिए मतलब उन्होंने ट्राई करा और उनकी जॉब भी लग गई। तो उन्होंने कंधे से कंधा मिला के अपने हस्बैंड का साथ दिया, जिससे कि वो अपने बच्चों की ढंग से परवरिश कर सकें, उनको अच्छी स्कूलिंग दे सकें। लेकिन संगत जी कुछ टाइम तो ठीक चला, बीच में भी ठीक नहीं था, आंटी बताती हैं, लेकिन वो इग्नोर करती थी, या उनके अपने हस्बैंड अंकल के बहानों को सोचती थी कि ठीक है, ये जो भी बोल रहे हैं शायद सच ही बोल रहे होंगे। लेकिन संगत जी ये सब चीज़ें आपको भी पता है कि ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं, और कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना कि देखिए आप कितना छुपा लेंगे, रिश्ता कोई ऐसा तो होता नहीं है कि आप सारी चीज़ें छुपा पाएंगे, वो नहीं चीज़ें छुपती। 1 साल छुपा लेंगे, 2 साल छुपा लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें आगे आ ही जाती हैं। तो आंटी यही बताती हैं कि कुछ टाइम बाद उनको पता चला कि जो उनके हस्बैंड अंकल हैं, उनकी आदतें जो हैं, वो जो कहते हैं ना कि एक शराबी को बर्दाश्त कर लें, एक जुआरी को बर्दाश्त कर लें, या कोई सिगरेट पीता है उसको बर्दाश्त कर लें, लेकिन संगत जी आंटी बताती हैं कि जो उनके हस्बैंड अंकल हैं, उनकी जो आदत थी वो हमेशा दूसरी औरतों के पीछे, दूसरी लड़कियों के पीछे भागने की आदत थी, हमेशा दूसरों के साथ इन्वॉल्व रहने की। तो काफ़ी चीज़ें आंटी को पता चलने लगी, और वो लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे। तो वो यही सिलसिला शुरू हो गया, एक को देखती थी फिर एक से हटता था तो दूसरे से शुरू हो जाता था। तो इसी तरह से लाइफ बीत रही थी आंटी की। और आंटी बोलती हैं कि वो फिर जॉब भी कर रही थी, और बच्चों को भी, बच्चे दोनों धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे, लेकिन अंकल को इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं हो रही थी कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और मेरे को देख रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इन पे क्या असर पड़ेगा, मतलब वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल कहते हैं घर परिवार से विमुख हो गए थे, कि उनको कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है, बस उनको एक ही वो था। और जब ये चीज़ें बढ़ती हैं संगत जी, तो सभी जानते हैं कि घर परिवार में कितने कलेश होते हैं, घर में कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। और धीरे धीरे आंटी को पता चला कि जो उनके हस्बैंड अंकल हैं वो किसी भी दूसरी औरत के साथ इन्वॉल्व है। और संगत जी ये सभी हम समझ सकते हैं, चाहे हम आंटी हैं या कोई अंकल हों, कोई भी होगा वो अपने पार्टनर को किसी दूसरे के साथ नहीं बर्दाश्त करता। हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है कोई भी, लेकिन कोई भी अपने पार्टनर को अगर इसको ये पता चलेगा कि वो उन्हें धोखा दे रहा है तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कई लोग देखिए आजकल आप देखते भी हैं कि जैसा कि आजकल आज की जो सिचुएशन है, हम देखते हैं कि कितने लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। जो कमज़ोर मन वाले होते हैं, जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं, जो बर्दाश्त नहीं कर पाते अपने साथ धोखे को, तो वो तो सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन आंटी ने बहुत हिम्मत रखी, क्योंकि आंटी अंकल से बहुत प्यार करती थी। और कहते हैं ना कि जब किसी को प्यार होता है ना किसी से, तो वो ना पर्दा गिर जाता है आँखों पे। मतलब वो गलत बात भी सही लगती है, वो ये हर चीज़ को ये बर्दाश्त करती रही। ये आंटी बताती है कि उन्होंने हमेशा यही सोचा कि आज गलत है तो कल ठीक हो जाएगा। और इस चीज़ में मतलब काफ़ी टाइम निकल गया, लेकिन उनको बिल्कुल पता चल गया कि उनका किस मतलब लेडी से उनके हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट है। और वो लेडी खुद मैरिड थी, 2 बच्चे थे उसके भी, उसका हस्बैंड भी था। लेकिन जैसा कि आपको पता है संगत जी, आजकल जो ये युग है ना, ये कलयुग है, और इस कलयुग में पैसा कमाने के लिए ना हर इंसान कुछ भी कर रहा है। मतलब ये नहीं देख रहा कि हम दूसरे के घर परिवार को ख़राब कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, या हमारे इस काम से ठीक है हमें कुछ पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन हम किसी की फैमिली को, किसी के बच्चों को, किसी लड़की की हम लाइफ को पूरा ख़राब कर रहे हैं। और उस लेडी ने भी, और इस तरह की लेडी शायद नहीं भी समझती होंगी संगत जी, पैसों के लिए इन्वॉल्वमेंट होती है ये, बाकी तो किसी के लिए नहीं होती। आंटी भी यही बोल रही हैं अपने सत्संग में कि उनके हस्बैंड अंकल थे, जैसा बताया उनका बिजनेस था, फैमिली बिजनेस,
तो चाहे वो घर परिवार की ज़रूरतें पूरी ना करें, लेकिन इन चीज़ों के लिए पैसा रखते थे। और जो दूसरी औरतें थी वो इन्हीं चीज़ों के पीछे उनके साथ अटैच हो जाती थी, उनके हस्बैंड के साथ। लेकिन जब आंटी को ये पता चल गया तो फिर उन्होंने बर्दाश्त नहीं करा, लड़ाई झगड़े हुए घर में। और वो बोलती हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश करी, वो कहती हैं उन्होंने मतलब बहुत बड़े बड़े पंडितों के पास हो गई कि इस चीज़ का कहीं ना कहीं कोई हल निकल जाए। और संगत जी, हमारे जीवन में जब कोई भी थोड़ी भी तकलीफ आती है तो हम भागते हैं, इधर उधर हम भागते हैं कि कहीं से हमें कोई हल मिल जाए, कोई जैसा भी बताए। तो वो भी बोलती हैं कि उन्होंने पूजा पाठ भी बहुत की, जिसने जो बोला ये फास्ट रख लो, इसकी पूजा करो या ऐसे कर लो उसको, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरे दिल से अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने हस्बैंड अंकल को बचाने के लिए मतलब हर तरह की कोशिश करी। क्योंकि कहीं आंटी बताती हैं कि मतलब जहाँ वो कई जगह गई तो बहुत सारे लोग उनको यही बोलते थे कि उस लेडी ने मतलब अंकल के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर रखा है, कुछ कर रखा है जिससे कि उन्होंने उनको अपने वश में कर रखा है। तो आंटी थोड़ा-सा उससे थोड़ा वो नरम पड़ जाती थी कि भई अब इनकी इसमें शायद कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ कर रखा है। तो वो कोशिश करती थी कि मतलब ये ठीक हो जाएँ, जो जैसा बताता था वो वैसा ही उपाय करने लग जाती थी। और संगत जी, ये हम समझ सकते हैं कि कोई भी लेडी होगी वो ऐसा ही करेगी, अपने जो सही लेडी होगी वो अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसा ही करेगी। और आंटी भी ये सब चीज़ें भी आंटी ने बहुत की, उपाय बहुत किए, पूजा पाठ बहुत किया, पंडितों के पास बहुत गई, सब चीज़ किया, लेकिन और लड़ाई झगड़ा भी बहुत हुआ घर परिवार के सदस्यों को। जैसा होता है संगत जी, फिर कोई ऐसी बात हो जाए तो लड़की क्या करेगी, अपने फैमिली मेम्बर को बताएगी। जब तक छुपा सकी आंटी ने छुपाया, उसके बाद उन्होंने अपने मतलब मदर फादर को भी बताया कि भी इस तरह से मैं प्रॉब्लम में हूँ। और सब चीज़ें मतलब उन्होंने बोला कि बहुत चीज़ें हुई, लेकिन जो उनके इन लॉज थे उन्होंने कभी उनको सपोर्ट नहीं करा। वो हमेशा अपने बेटे को ही सपोर्ट करते थे, बोलते थे प्रूफ लेकर आओ, ऐसा है तो ऐसा नहीं है। और फिर आंटी ने बकायदा उनको मतलब उनके साथ वो भी करा के दिखा भी दिया कि देखो ये इनके साथ अटैच है। लेकिन कोई कहते हैं ना कि जब कोई काम गलत काम करने लग जाए तो फिर वो उसको सही साबित करने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। और अंकल ने आंटी पे ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि ये गलत है, उनके कलीग के साथ उनके नाम जोड़ने शुरू कर दिए। इससे आंटी बहुत हर्ट हो गई कि भाई उन्होंने अंकल का इतना सपोर्ट किया, उनके अपने बच्चों को पालने के लिए सब कर रही हैं, लेकिन मतलब फिर भी कोई वो नहीं हो रहा और अंकल वहीं जाते रहे। तो आंटी बोलती हैं कि उनका मतलब जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ काम करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि धीरे-धीरे वहाँ भी सबको सिचुएशंस पता चलने लग गई कि कुछ इनके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो बहुत आंटी बताती हैं उन्होंने बहुत गलत मतलब कि गलत टाइम देखा अपनी लाइफ में। और बच्चे धीरे-धीरे संगत जी वो बताते हैं छोटे से बड़े हो गए। और लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहीं, अंकल भी नहीं मान रहे थे और आंटी खुद बोलती हैं कि वो खुद भी नहीं मान रही थी। यानी कि कोई भी घर में जब ऐसी बात होती है तो संगत जी वो औरत क्या करेगी, लड़ेगी। बहुत कम, बहुत कम, बहुत ज्ञानी कोई होगा संगत जी तो वो सोचेगा कि यार मैं अपने हस्बैंड से ना लड़ूं और मैं तो इन्हें प्यार से समझाऊं। और आंटी बोलते हैं उन्होंने प्यार से भी बहुत समझाया था, मतलब कुछ दिन ठीक हो जाता था, फिर कुछ दिन नहीं होता था, फिर वो वहीं पे ही होते थे, अब वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो संगत जी तब तक मतलब आंटी बताती है काफ़ी साल बीत गए थे। वो बताती हैं शायद उनको 2011-12 में पता चला इस बात का, और कम से कम 10-12 साल ये सिलसिला चलता रहा। तो संगत जी हम समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल सिचुएशन रही होगी आंटी की ये सब चीज़ झेलना। और ऑफिस भी जाती रही, बच्चों को भी वो करती रही, ज़िंदगी मतलब ऐसे ही आगे बढ़ती रही। अब ऐसी लाइफ में तो लाइफ क्या ही रह जाती है संगत जी। किसी भी लेडी के साथ अगर ऐसा होगा तो बस ये है कि हाँ, अब लाइफ दी है भगवान ने तो जीना तो पड़ेगा। और वो भी स्ट्रॉन्ग कोई लेडी होगी तो वो जिएगी, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो वो मरी जाएगी। मतलब अगर मैं ऐसा समझती हूँ कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हमारे साथ आ जाए तो फिर यही हाल होता है। तो धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए संगत जी, एक बेटा और एक बेटी थे उनके, धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे। और लाइफ इसी तरह से ही मतलब बहुत आंटी बताती हैं कि बहुत बहुत बार लड़ाई झगड़े हुए, थाने कोर्ट कचहरी हुए। और आंटी 2-2 3-3 महीने अपने मायके भी चली जाती थी, लेकिन उनके हस्बैंड अंकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो उसी औरत के साथ इन्वॉल्व थे। मतलब वो पूरी तरीके से उन्हीं के वो हो चुके थे कि भी वो सब कुछ है उनकी लाइफ में, बाकी उनके बच्चे भी उनकी लाइफ में कुछ नहीं है।
तो संगत जी तब तक गुरुजी से उनका गुरुजी ने उनका हाथ नहीं थामा था, या हो सकता है थामा हो। कहते हैं ना, गुरुजी हमारा हाथ कब पकड़ लेते हैं ये हमें खुद ही नहीं पता चलता संगत जी। तो हो सकता है कि गुरुजी ने उनका हाथ थामा हो, लेकिन आंटी को नहीं पता हो। लेकिन उसके बाद आंटी बोलती हैं कि जब ये सिचुएशन चलती रही और एक दिन उनको गुरुजी का पता चला और गुरुजी के मंदिर उन्होंने जाना शुरू करा, गुरुजी के पास जाना शुरू करा। गुरुजी महाराज ने उनका हाथ पकड़ा। शुरू शुरू में अपने हस्बैंड अंकल से उन्होंने छुपाया कि वो कहाँ जाती हैं और मतलब क्या करें, क्योंकि उनके हस्बैंड अंकल ना उन पर पूरी नज़र रखते थे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई बंदा गलत काम करता है ना, तो वो दूसरे पर पूरी नज़र रखता है कि ये मेरे को मतलब मेरे को कुछ ठीक करने के लिए, अब मेरे उसमें कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, तो मैं इस पर नज़र रखूँ। तो आंटी यही बोलती हैं कि उन पर बहुत नज़र रखते थे अंकल। और उन्होंने बड़े मंदिर जब किसी ने उन्हें बताया तो जाना शुरू करा। तो वो शुरू में छुप छुप के जाती थी, बच्चों को बताती थी कि मतलब वो गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रही हैं। और उनके बेटे ने भी बताया कि हाँ मम्मी, मैंने अपनी मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बताया है कि बहुत अच्छी जगह है ये, गुरुजी का आश्रम जो है बहुत अच्छा है। और आंटी इस तरह से गुरुजी के आश्रम जाने लगी। और अंकल को भी धीरे धीरे पता चल गया, उन्होंने भी पता लगाया कि ये कौन गुरुजी हैं। तो उन्होंने भी बोला लेकिन उनको कि हाँ ये मतलब अच्छी जगह जा रही हो तुम, ये तो गुरुजी का आश्रम है। अंकल ने भी उनको ये बोला और धीरे धीरे गुरुजी के स्वरूप उनके घर में आ गए, चरण स्वरूप आ गए। तो संगत जी, आंटी का जो ये सत्संग है, आंटी ने बताया कि जब गुरुजी उनके घर में आ गए थे, गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ लिया था। तो संगत जी, असली सत्संग अब शुरू होता है। अभी तक आंटी ने अपनी जर्नी बताई कि वो किस सिचुएशन से गुजरी, क्योंकि अगर हम वो सिचुएशन नहीं जानते तो हमें सत्संग, जो मेन सत्संग है उसको भी हमें, जो गुरुजी ने इतना बड़ा कल्याण करा वो हमें समझ नहीं आता। तो संगत जी, आंटी बताती हैं जब वो गुरुजी से जुड़ गई, गुरुजी के पास जाने लग गई, तो धीरे धीरे, लेकिन वो सिचुएशन जो थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। उस लेडी से उनकी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं हुई थी। तो वो लड़ाई झगड़े चले जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। और संगत जी, जब ये सिचुएशन आ जाती है ना कि मतलब दोनों साइड से नहीं बात बन रही है, मतलब अंकल भी नहीं मान रहे, आंटी भी नहीं मान रही, तो वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है। लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, गाली गलौज, सब तरीके का वो हो रहा था। और जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं ना संगत जी, तो बच्चे भी ज्ञान देने लग जाते हैं। तो आंटी बोलती हैं कि फिर बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया था, अगर आप भाई ऐसे साथ नहीं रह सकते तो फिर आप अलग ही हो जाओ। और जो रिश्तेदार होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो भी सजेशन देते ही हैं कि भाई जब नहीं निभ रहा, रोज रोज की लड़ाई दंगा कलेश से क्या फ़ायदा है, तो आप लोग अलग हो जाओ। तो फिर आंटी भी बोलती हैं कि वो तब तक थक चुकी थी, उन्होंने भी सोचा। और अंकल भी उनको कई बार बोल देते थे कि वो चल रही थी इसी तरीके से कि चलो कभी ठीक होगा, कभी ठीक होगा। और बताते हैं कि अंकल ने उनके साथ वैसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वो ना उनके साथ कहीं आते जाते थे, मतलब जैसे होता है कि कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो अंकल उनके साथ नहीं जाते थे। काफ़ी साल पहले ही उन्होंने छोड़ दिया था, जब से वो उस लेडी के अटैचमेंट में आए थे तब से उन्होंने उनके साथ कहीं भी आना जाना छोड़ दिया था। तो फिर उस समय आंटी ने भी यही सोचा कि सही बात है कि मतलब घर का माहौल इतना ख़राब हो रहा है, तो हम कब तक ऐसे ही लड़ाई झगड़े से चलेंगे। और ये भी मेरी कई बार इंसल्ट कर देती हैं बोल के कि भाई तुम कोई मतलब डिसीज़न नहीं ले पाती हो, तुम तो बहुत सही से डिसीज़न नहीं ले पाती, और तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगी। आंटी बोलती हैं कि कई बार अंकल, जब लड़ाई होती थी दोनों के बीच में, तो वो बोल देते थे कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो, मैं तो तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। तो इस तरह की कुछ बातें आंटी ने बोली, तो उससे उनका दिल धीरे धीरे हो गया कि भाई हाँ, बच्चे भी बोलते हैं। तो आंटी ने सोचा कि ये डिसीज़न ठीक ही होगा। आंटी ने सोचा कि ये ठीक है भाई, किस तरह से हमें वो करना है। तो फिर अंकल ने उन्होंने मिल के म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए सोचा कि ठीक है, हम डाइवोर्स ले लेते हैं म्यूचुअली और अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें अंकल ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए डाइवोर्स में। तो आंटी ने बोला कि भाई मेरे को तो घर चाहिए, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी, और मुझे कुछ पैसा भी चाहिए। क्योंकि तब तक संगत जी, आंटी की जॉब छूट चुकी थी। वो बताती हैं कि मतलब उन्होंने हाँ 14-15 साल जॉब की थी, लेकिन 2015-16 में उनकी जॉब छूट गई थी संगत जी। और ये जो चल रहा था उनके जीवन में, कोई 2008-9 से चल रहा था। आंटी को 11-12 में पता चला था, लेकिन 2016 में उनकी जॉब छूट गई थी। और फिर वो कोई पैसे भी नहीं कमा रही थी, घर में रहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि भई ये बहुत ज़्यादा
हो गया है, बच्चे भी बोलते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरी शायद किस्मत में यही होगा तो ठीक है हम म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेते हैं। तो उन दोनों ने डिसाइड करा कि हम म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेते हैं। और संगत जी, इसमें मैं यहाँ प्लस करना चाहूँगी गुरुजी की एक बात कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें गुरुजी कहते थे कि बहुत माड़ा टाइम आएगा, और वो माड़ा टाइम एक हम लोग बोलते हैं कि कोविड टाइम आया था, कि कोविड का टाइम बहुत माड़ा टाइम था। लेकिन संगत जी, उसमें गुरुजी एक ये भी बोलते हैं कि गुरुजी ने बोला था कि इतना माड़ा टाइम आएगा कि घर घर में डाइवोर्स होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि माड़ा टाइम ये भी होता है। तो आंटी ने जो इतने साल भूता और फिर वो मतलब लास्ट में फिर उन्होंने यही कंक्लूज़न निकाला कि ठीक है मेरे को डाइवोर्स ले लेना चाहिए। पर अंकल ने पैसे देने से मना कर दिया और बोला सिर्फ मैं ये घर तुम्हारे नाम करूँगा कि तुम इसमें वही रह सको बच्चों के साथ, और बाकी मैं मतलब और कुछ नहीं दे सकता तुम्हें। और म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया शुरू हुई संगत जी, और अंकल आंटी साथ ही जाते थे जबकि, और आंटी बताती हैं कि गुरुजी तो घर में थे उस समय। और जब भी आंटी मतलब अंकल के साथ कोर्ट जाती थी, क्योंकि वो एक म्यूचुअल डाइवोर्स था, तो जब भी आंटी कोर्ट जाती थी तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के गुरुजी के आगे अरदास करके जाती थी कि गुरुजी बस आज तो मेरा इस आदमी से पीछे छुड़वा देना। आज मेरे को मतलब, क्योंकि आपको पता है कोर्ट में कोई जाते तो कोई काम नहीं हो जाता। और आंटी बताती हैं उनका पैसा भी लगा और उनका बहुत टाइम भी खर्च हुआ। और वो जब भी जाती थी कभी कोई वकील नहीं आता था, कभी उस साइड का नहीं आया, कभी हमारी साइड का नहीं आया, कभी जज नहीं आए, कभी तारीख पड़ गई। तो इस चीज़ में भी बहुत मतलब टाइम जाता है। और इस चीज़ का आंटी बताती हैं कि उनके इन लॉज को नहीं पता था, उनके अंकल ने उनके अपने मदर फादर को नहीं बताया था कि वो इस तरह का कोई मतलब वो कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, चाहे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे उनके मदर फादर, लेकिन हाँ इसमें तो उनको कभी सपोर्ट नहीं करते ना कि आप डाइवोर्स दे रहे हो। तो वो तो कोई भी पहले के वो होंगे तो वो मना ही करेंगे। तो इसलिए अंकल ने उनसे छुपा रखा था। लेकिन आंटी ने अपनी तब तक आंटी के जो फादर थे वो एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन मदर थी और जो भी उनके भाई थे उन्होंने उनको बता दिया था कि इस तरह की सिचुएशन है और अब मैं नहीं रह सकती। तो आंटी की मम्मी ने तो उनको बहुत मना करा, क्योंकि जो पहले के लोग होते हैं या जो मदर फादर होते हैं वो इस तरह के डिसीज़न में बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। वो बोलते हैं नहीं नहीं रहने दो, सही हो जाएगा। लेकिन आंटी ने बोला नहीं, अब बहुत साल हो गए और अब मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि कब तक तुम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं डाइवोर्स ले लेती हूँ। तो संगत जी, आंटी बताती हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जब भी आंटी अपनी डेट पे जाती थी, मोस्टली अंकल के साथ ही जाती थी। और वहाँ पे भी कोर्ट में भी सब बहुत हैरान होते थे कि आपका डाइवोर्स होने वाला है और आप साथ में आते, तो बोलते थे हाँ हम आते तो साथ में ही है, लेकिन हमारा डाइवोर्स होने वाला है। तो संगत जी, आंटी बोलती है कि मैं हमेशा गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के अरदास करके जाती थी कि गुरुजी मेरे साथ रहना, और आज तो मेरा मतलब इससे पीछा छुड़वा ही देना, आज तो मेरा डाइवोर्स करवा ही देना और मेरे को मतलब पीछा छूट जाए मेरा, ऐसा बोलती थी। देखिए, अब आंटी अरदास तो करती थी लेकिन आंटी मन से नहीं चाहती थी। वो खुद बोलती हैं कि लेकिन फिर भी मेरे मन में ये रहता था कि भई अभी मैं कर रही हूँ लेकिन आगे जाके पता नहीं क्या होगा। और आंटी बोलती हैं जब भी वो जाती थी, कोर्ट जाती थी, तो रास्ते में उनको बटरफ्लाई बहुत दिखते थे, तो उनको लगता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। और बहुत सारी गाड़ियाँ, जब भी आंटी के मन में ये आता था कि मतलब मुझे कोई गुरुजी की प्रेजेंस नहीं दिख रही है, तो हमेशा जय गुरुजी जिस पे लिखा रहता है गाड़ियों पे, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, हमेशा आंटी बताती है कि रास्ते में उनको वो ज़रूर मिलती थी। गाड़ियाँ भी बहुत दिखती थी और बटरफ्लाइज भी बहुत दिखती थी। और काफ़ी टाइम ये सिलसिला चलता रहा संगत जी। लेकिन आंटी का म्यूचुअल जो डाइवोर्स था उसका एक सेशन हो गया था, यानी कि फर्स्ट कुछ स्टेप होता होगा उसमें बताते हैं कि फर्स्ट वो हो चुका था, मोशन हो चुका था, और उसमें अंकल ने उनके नाम वो घर कर दिया था जिस घर में वो रह रहे थे, और वो घर उनके नाम कर दिया था और सिर्फ एक सेकंड मोशन बचा था जो सेकंड मोशन होना था। लेकिन क्या था कि जो उसकी प्रक्रिया थी उस पर उन्होंने बोला था कि दोनों पार्टियों को हाफ हाफ पेमेंट करनी होगी रजिस्ट्री की, मकान की। लेकिन अंकल ने वो भी नहीं की, उन्होंने बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो आंटी ने जैसे तैसे वो घर के पैसे कंप्लीट किए, क्योंकि उनको ये लगता था कि कहीं अंकल ये घर भी उस लेडी के नाम ना कर दे तो मेरे बच्चे और मैं कहाँ जाएंगे। और संगत जी, कोई भी लेडी होगी, बच्चे होंगे तो वो उनके बारे में ज़रूर सोचेगी, क्योंकि दिमाग अंकल का ख़राब हो रहा है, आंटी का तो हो नहीं रहा है। तो आंटी बताती हैं कि वो म्यूचुअल डाइवोर्स अभी चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। फर्स्ट मोशन हुआ था जिसमें घर उनके नाम हो गया था, लेकिन एक दिन एक छोटे से घर में इशू हुआ, छोटी सी लड़ाई हुई
और उसमें अंकल आंटी की जो छोटी सी लड़ाई हुई उसमें अंकल घर छोड़ के अपनी मदर के पास चले गए, क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए था वहाँ से निकलने का। वो बहुत टाइम से ही कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊँ। बाद में आंटी ने कोशिश भी करी, बच्चे साथ में, तब तक उनका बेटा घर पे नहीं था। उन्होंने सोचा चलो नाराज़ होके गई हैं, आ जाएंगे, लेकिन अंकल नहीं आए। बच्चे भी बुलाने गए लेकिन नहीं आए। और आंटी बताती हैं कि जिस दिन अंकल चले गए तब उनको रियलाइज़ हुआ कि मतलब भी अब क्या होगा हमारा, क्योंकि आंटी तो तब तक जॉब करती नहीं थी और उनका जो बेटा था वो कोई छोटी जॉब कर रहा था और बेटी तो अभी छोटी थी। तो आंटी बोलती हैं वो उस दिन बहुत रोई कि भई अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं कैसे चलाऊँगी। तो देखिए, गुरुजी महाराज का सत्संग इसमें आंटी यही बताती हैं कि देखिए वो अंकल चले गए, डाइवोर्स वहाँ पे भी फर्स्ट मोशन ही हुआ था और आंटी हमेशा अरदास करके जाती थी कि गुरुजी आज मेरा डाइवोर्स करवा देना। लेकिन गुरुजी ने तब तक तो नहीं दिया, पर घर उनके नाम करवा दिया था, तो वो प्रोसेस चल रहा था। इस बीच में अंकल घर छोड़ के चले गए संगत जी, और आंटी को प्रॉब्लम हुई। तब आंटी ने सोचा कि पता नहीं मेरा घर कैसे चलेगा, और अंकल तो चले गए हैं, अब हमें खर्चा पानी नहीं देंगे और मैं तो अभी कुछ कमाती नहीं हूँ। तो आंटी ने गुरुजी के आगे मतलब अरदास करी, गुरुजी के आगे रोई। लेकिन आंटी यही बोलती हैं कि कभी भी चाहे घर से अंकल चले गए थे, उन्होंने उनको उस चीज़ से कभी परेशान नहीं होने दिया, मतलब पैसे से। उन्हें कभी ये नहीं किसी चीज़ में घर में कोई कमी नहीं आने दी। जैसे बच्चे जाते थे तो वो उनको प्रॉपर सब सामान दिलवा देते थे, पैसे भी देते थे, क्योंकि उनको उस चीज़ का तो वो था कि हाँ भाई मेरे को ये घर चलाना है। एक तो था उनके माइंड में। आंटी यही सोचती हैं, आंटी यही बोलती हैं, चाहे वो गुरुजी ने करा चाहे जैसे भी है। तो आंटी बोलती है गुरुजी की इतनी मेहर रही कि हमें कभी किसी चीज़ की गुरुजी ने प्रॉब्लम नहीं आने दी, हमें कभी पैसों से तंग नहीं किया, हमें घर का कोई सामान से हम तंग नहीं हुए। तो गुरुजी ने हमें, वो गुरुजी कहते हैं ना संगत जी कि हम अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हैं वो हमें हमें पता नहीं है, वो हमारे गुरुजी को पता है कि हमारे गुरुजी की क्या प्लानिंग चल रही है। तो आंटी बोल रही है कि अब मुझे ये समझ आता है कि वो गुरुजी की क्या प्लानिंग थी उनको घर से भेजने की। जब वो घर से चले गए तो आंटी को कभी कोई परेशानी भी नहीं आई घर चलाने में। वो एक देखो इमोशनल परेशानी तो होती है कि भई मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, चले गए हैं। वो तो बहुत एक कहते हैं ना दिल की एक बहुत बड़ी परेशानी है। आंटी खुद बोलती हैं कि वो उनका दिल परेशान हमेशा रहा इस चीज़ के लिए। लेकिन वैसे उन्हें मतलब अंकल ने कोई परेशानी नहीं आने दी कि भी कोई सामान नहीं है, घर में राशन नहीं है, घर में पैसे नहीं हैं, या और कोई चीज़ की उन्हें परेशानी नहीं हुई। गुरुजी महाराज ने, वो आंटी खुद कहती हैं कि गुरुजी महाराज ने उनको ऐसे हाथों पे उठा के रखा कि तू चिंता मत कर, तुझे मैं कोई परेशान नहीं होने दूँगा। तो आंटी ने बोला अंकल के जाने के बाद गुरुजी ने हमें इस तरह से पूरा सँभाला, और कम से कम वो बताती हैं कि अंकल 3-4 साल घर नहीं आए। वो पास में ही उनकी मदर का घर था, थोड़ी दूरी पे ही वो वहीं पे रहते थे, उधर नहीं आते थे बिल्कुल भी, बच्चों के बुलाने पे भी नहीं आए, और उसी लेडी के साथ अपना उनका जो भी था वो चलता रहा, और आंटी अपने बच्चों के साथ वहाँ पे रही। लेकिन गुरुजी महाराज ने आंटी बोलती हैं शायद ये सेपरेशन जो किया था वो कुछ उनके भले के लिए होगा, तभी गुरुजी महाराज के उसमें रहते हुए, छत्र छाया में रहते हुए ये सब हुआ। उस समय हम सोचते हैं कि पता नहीं ये चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, गुरुजी क्यों कर रहे हैं। आंटी बताती हैं कि वो भी गुरुजी के आगे मतलब बैठ के बहुत रोती थी, बोलती थी कि गुरुजी ये आप क्या कर रहे हो, आपके होते हुए मेरी लाइफ में ऐसे कैसे हो रहा है, वो लेडी ऐसे मेरे साथ कैसे कर रही है, आप उससे मेरी लाइफ में मतलब उसको मेरी लाइफ से क्यों नहीं जाने के लिए बोल रहे कि वो मेरी लाइफ में है, और ये सब सिचुएशन आपके रहते हुए कैसे हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जानते हैं कि वो हमारी लाइफ को कैसे ठीक करेंगे, क्या उनकी प्लानिंग है वो जानते हैं। और आंटी बताती हैं कि फिर उसके बाद जब उनका उनके अंकल चले गए और डाइवोर्स की नेक्स्ट डेट आई, या जो भी उनकी कोर्ट में डेट आई, तो पता नहीं जैसे आंटी को 1-2 लोगों ने कह दिया कि ना तुझे डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए था, तूने गलत कर दिया डाइवोर्स फाइल करके। और जो आंटी के माइंड में पहले नहीं आ रहा था वो उस समय में आ गया कि हाँ मैंने ये गलत कर दिया, और मुझे अब ये मतलब मुझे अब कुछ और करना है। और आंटी बोलती हैं कि जब वो नेक्स्ट उसमें गई तो उन्होंने जज को यही बोला कि भी मेरे को उन्होंने अभी पैसे भी नहीं दिए हैं, और आप बताइए कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँगी, ये तो
बस घर से तो मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकती ना, इन्होंने मुझे घर दे दिया, इन्होंने मुझे कुछ पैसे तो दिए नहीं हैं, तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँगी? तो आप मुझे इनसे कुछ पैसे भी दिलवाइए। तो जज ने उनको बोला कि देखिए, आपकी बात सारी सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई बात आपकी गलत नहीं है। लेकिन आपने जो म्यूचुअल डाइवोर्स पे साइन किए हैं, उसमें तो यही है ना कि आपने इनसे सिर्फ़ घर माँगा और आप उसमें एग्री हो गए थे। तो फिर आपने घर माँगा और वो आपको मिल गया, तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? वो तो आपने साइन कर दी उसमें। तब आंटी ने उनको बोला कि ठीक है, उसमें मैंने साइन किए, लेकिन उसमें आपने ये बोला था कि जो रजिस्ट्री होगी घर की, उसमें हम हाफ ऑफ पेमेंट करेंगे, जबकि इन्होंने मेरे को कोई पेमेंट नहीं किया, और जब तक ये मुझे पेमेंट नहीं करते तो मैं डाइवोर्स के पेपर पे साइन नहीं करूँगी। तो जज ने बोला कि हाँ, ये तो इनको करना पड़ेगा, ये तो इनको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो अंकल ने बोला मेरे पास अभी एकदम से इतना पैसा नहीं है, मैं इतनी पेमेंट नहीं दे सकता। तो आंटी ने भी बोला कि मैं तब तक साइन नहीं करूँगी इस पे जब तक कि मुझे पूरी पेमेंट उसकी रजिस्ट्री की नहीं देंगे। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मतलब आंटी के दिमाग में क्या थॉट डाला, कैसे प्लानिंग करी, और उसके बाद कोविड आ गया। आंटी बोलती हैं कोविड में सारे जो कोर्ट थे वो बंद हो गए थे, आपको पता है ऑनलाइन होता था, और अंकल तब तक घर से जा चुके थे। तो आंटी बताती हैं कि उनके पास एक दो बारी कोर्ट का वो मतलब आया, डेट का वो आया सम्मन, लेकिन आंटी नहीं गई, और वहाँ से शायद अंकल भी नहीं गए। तो आंटी बोलती हैं उसके मतलब इतने साल हो गए हैं, अब 5-6 साल हो गए, आंटी बताती हैं, लेकिन उनका डाइवोर्स नहीं हुआ, और गुरुजी ने डाइवोर्स नहीं होने दिया। चाहे वो गुरुजी ने जैसे भी प्लानिंग करी, अगर अंकल शायद उनके साथ घर में रहते तो शायद हो सकता था कि डाइवोर्स हो ही जाता। तो इसलिए गुरुजी महाराज ने एक छोटे से इशू में अंकल को उधर से घर से निकाल दिया। वो घर से खुद ही चले गए, और आंटी और बच्चे अकेले रह गए, और 4 साल बेशक से अंकल अलग रहे घर से, लेकिन वो गुरुजी की प्लानिंग थी। आंटी कहती हैं कि जो उनका डाइवोर्स नहीं हुआ, और 4 साल बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने संगत जी कि उनकी मदर इन लॉ बीमार हो गई और उनके घर में आ गई रहने के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता था कि इनका कुछ ऐसा डाइवोर्स वगैरह का चल रहा है। लेकिन हाँ, ये तो पता ही था कि उनका बेटा उनके साथ रह रहा है अपनी बहन से नाराज़ होकर, लेकिन वो फिर भी अपनी, जब उनकी परेशानी थी तो वो उनके घर में रहने के लिए आ गई, और इस तरीके से अंकल दोबारा से घर में आ गए अपनी मदर के साथ। और मदर इन लॉ उनकी एक्सपायर हो गई है अब, और लेकिन अंकल जो हैं वो उनके साथ ही रहते हैं। और उस औरत, जिस औरत की वजह से उनके घर में झगड़ा चल रहा था, आंटी बोलती हैं उनको भी गुरुजी ने उनकी लाइफ से निकाल दिया है। अब उनका भी कोई इशू नहीं है, और डाइवोर्स भी नहीं होने दिया गुरुजी ने उनका, और अंकल घर में ही रहते हैं। अब उनके साथ 4 साल अंकल अलग रहे, लेकिन 4 साल बाद गुरुजी ने वापस से उनको उनके घर भेज दिया, और अब वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं। तो संगत जी, ये हमारे गुरुजी महाराज की प्लानिंग है, ये सत्संग है गुरुजी का, कि गुरुजी किस तरह से हमारी लाइफ में कैसे रास्ते निकाल देते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम ये सोचते हैं कि अगर जैसे आंटी बोल रही हैं कि उस टाइम पे आंटी इतना मतलब गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी आपके रहते हुए कैसे हो गया, अंकल चले गए, या जब डाइवोर्स के लिए जाती थी तो आंटी हाथ जोड़ जोड़ के जाती थी गुरुजी के सामने कि गुरुजी मेरा डाइवोर्स करवा दो, मैं अभी आदमी के साथ नहीं रह सकती, मेरा डाइवोर्स करा दो। लेकिन गुरुजी को पता था शायद कि ये उनके लिए सही नहीं है डाइवोर्स लेना, और गुरुजी ने वो डाइवोर्स नहीं होने दिया संगत जी उनका। आंटी बोलती हैं वो सब ख़त्म हो गया, और घर भी उनके नाम पे है, और अंकल भी उनके साथ ही रह रहे हैं, और उस लेडी से उनका पीछा भी छूट गया। और देखिए संगत जी, आंटी बोलती है कि जीवन में अभी भी ऐसा नहीं है, उनकी परेशानी नहीं है, क्योंकि जिसकी जैसी आदत होती है संगत जी, वो आदत तो मुश्किल से ही बदलती है। पर हाँ, समय के साथ थोड़ा थोड़ा आदमी को फिर ठीक होना पड़ता है, और समय के साथ साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट आंटी भी कर रही होंगी, ऐसा वो बोलती हैं। तो बस जैसा भी है संगत जी, शायद आंटी ने अब यही सोचा है कि गुरुजी महाराज ने ही उनकी लाइफ का ये डिसीज़न चेंज करा, क्योंकि गुरुजी ने ही करा ना संगत जी, क्योंकि आंटी तो सॉरी संगत जी, आंटी तो पूरा तैयार थी डाइवोर्स लेने के लिए, अंकल भी तैयार थे, कोर्ट भी चले गए, एक मोशन भी हो गया, घर भी आंटी के नाम हो गया, लेकिन फिर भी संगत जी देखिए गुरुजी ने फाइनल मोशन नहीं होने दिया। और जैसे भी प्लानिंग करी गुरुजी महाराज ने उनकी लाइफ में, सोचा कि उनकी बेटी इतने सालों से तो परेशान हो ही रही है, लेकिन शायद आंटी बोलती हैं कि वो ये समझती हैं कि शायद उनके ही कुछ कर्म खराब होंगे,
जो उनके साथ ये सारी सिचुएशंस हुई। और हम कहते हैं ना कि संगत जी, हम कहीं भी अपनी लाइफ में जब थोड़ा परेशान होते हैं तो हमारे भी कुछ तो कर्म होते ही हैं कि हम उस चीज़ को भुगतते हैं, वो कैसे ना कैसे हमारी लाइफ में आगे हमारे आते ही हैं। तो आंटी यही बोलती हैं कि मैं भी यही सोचती हूँ कि शायद मैंने भी कुछ गलत काम ऐसे किए होंगे, इस जन्म में नहीं किए होंगे तो पिछले जन्म में किए होंगे। लेकिन मेरे अच्छे भाग्य थे कि मेरा गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, और गुरुजी महाराज के हाथ पकड़ने के बाद मैं, ठीक है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ। मतलब जो मेरी सिचुएशन उस टाइम पे थी, अगर मैं उस समय को याद करूँ और इस समय को याद करूँ, तो वो ज़मीन आसमान का अंतर है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में गुरुजी ने बहुत कुछ बदला है। आंटी बोलती हैं उनकी हेल्थ भी ब्लेस की है गुरुजी ने, और बहुत सारी चीज़ें उनको ब्लेस की हैं। लेकिन आज आंटी बोलती हैं कि उनका मेन सत्संग यही था कि किस तरह से अंकल ने उनका डाइवोर्स, अंकल से जो उनका डाइवोर्स हो रहा था, गुरुजी ने उस डाइवोर्स को रोका, ख़त्म कर दिया पूरे तरह से। और जिस लेडी के कारण हो रहा था, जिस लेडी के कारण वो इतने सालों से परेशान थी, वो लेडी भी गुरुजी ने उनकी लाइफ से हमेशा के लिए उस लेडी को भी हटा दिया। तो संगत जी, यही आंटी का सत्संग था। और मतलब मैं इसके आगे क्या कहूँ, मुझे तो बहुत, मतलब कि जब मैंने ये सत्संग सुना तो मेरे को बोलना भी बहुत मुश्किल हो गया आपके साथ, और बहुत उससे मेरे को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि संगत जी, हम भी एक लेडी हैं और समझ सकते हैं कि किसी के साथ भी जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सच में लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। और आंटी का मैं मतलब क्या बोलूँ आंटी को, कि बहुत हिम्मत की आंटी ने अपनी लाइफ में इन सब सिचुएशनों को लेके भी चलने की, और अपने बच्चों को पाला, और मतलब ये सोचा हमेशा पॉजिटिव कि उनके अंकल हमेशा मतलब यही सोचती रही लाइफ में कि आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी होता है कि हमारी लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है, लेकिन इसमें गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था कि उनकी लाइफ को गुरुजी ने कैसे चेंज किया। अगर उनके लिए डाइवोर्स ठीक होता तो गुरुजी ज़रूर डाइवोर्स करवाते, क्योंकि गुरुजी महाराज कई सत्संग में हमेशा हमें बताते हैं कि कुछ लोग जो तुम्हारी लाइफ में सही नहीं है, उनको मैं तुम्हारी लाइफ से निकाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे गुरुजी ने अगर आंटी का डाइवोर्स रोका तो उसमें उनके लिए कुछ अच्छा ही होगी। तो संगत जी, गुरुजी ने उनका डाइवोर्स रोका, उस लेडी को भी निकाल दिया उनकी लाइफ में। और आंटी बताती हैं उनके बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने, बहुत उनकी लाइफ को मतलब जो उनकी 100% लाइफ ख़राब थी, अब वो काफ़ी ठीक हो गई है गुरुजी महाराज की छत्र छाया में। और आगे भी गुरुजी महाराज से आंटी अरदास करती हैं उनकी लाइफ में हमेशा गुरुजी महाराज अपने उनके सर पे हाथ रखेंगे और उनका कल्याण हमेशा इसी तरह से करते रहेंगे। और संगत जी, बस मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और मैं आपसे गुजारिश करूंगी इस सत्संग में स्पेशली। वैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ संगत जी कि जिसको भी सत्संग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें। आज मैं आपको बोलना चाहूँगी संगत जी, आप जब कमेंट करते हैं, देखिए, एक तो कमेंट ज़रूर कीजिए और पूरा कमेंट कीजिए। कई संगत जय गुरु जी लिखते हैं, लेकिन हमें हमेशा लिखना चाहिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना के बिना हमारा कमेंट अधूरा है संगत जी, क्योंकि शुक्राना में बहुत ताकत होती है। एक शुक्राना पता नहीं हमारी हमारी लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। तो आंटी भी यही बोलती हैं कि वो हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती थी। और जब अंकल उन्हें छोड़ के चले गए थे तो आंटी हमेशा अरदास में गुरुजी को यही बोलती थी कि जो आपने ले लिया है उसका भी भला, जो आपका ही था वो आपने ले लिया, और जैसा आपको ठीक लगे। तो आंटी बोलती हैं हमेशा सुबह शाम अरदास में वो यही बोलती थी कि गुरुजी, आपने आज तक जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो देकर वापस ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। तो आंटी का मीनिंग यही था गुरुजी से कि जो हस्बैंड अंकल थे वो आपने ही दिए थे और अब आपने ही ले लिए, तो उसके लिए भी शुक्राना। तो शुक्राना में इतनी ताकत होती है संगत जी के गुरुजी महाराज ने उनके अंकल को वापस भेज दिया, इसलिए हमें पूरा कंप्लीट शुक्राना करना चाहिए। तो आप सबसे अरदास करूँगी कि इस सत्संग में आप सभी कंप्लीट कमेंट करेंगे, और आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है संगत जी। और गुरुजी से अरदास करूँगी, सबके लिए दुआ करूँगी कि गुरुजी, जैसे आंटी की सिचुएशन हुई, किसी दुश्मन की भी ना हो ऐसी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन किसी भी आंटी के साथ ना हो। क्योंकि आंटी हो या अंकल, अगर लाइफ में
दो के बीच में तीसरा आ जाता है तो सच में सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। और संगत जी जिसके साथ होती है ना, फिर उसको ही सहना होता है, चाहे मायके वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों, इवन बच्चे भी हों, वो भी उस दर्द को नहीं समझ पाते। वो जिसके साथ बीतती है सिर्फ वो वही समझ पाता है कि उसकी सिचुएशन उस समय क्या है, क्योंकि बच्चे भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं एक टाइम के बाद जाके संगत जी। तो वो उसी के लिए मुश्किल हो जाती है जिसके साथ बीतती है। इसलिए गुरुजी से यही अरदास करूँगी हाथ जोड़ के कि गुरुजी किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन ना लाना, और अगर लाएं तो उन्हें हिम्मत देना, शक्ति देना, जैसे आंटी को दी, और उनका ऐसे ही साथ देना जैसे आंटी का साथ दिया। तो संगत जी अब अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। जो भी सत्संग को सुनेगा, अरदास करूँगी गुरुजी से कि उनकी झोलियाँ खुशियों से भर दें गुरुजी, कभी उनकी लाइफ में कोई कमी ना आए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, उनकी तिजोरियाँ खुशियों से भर जाएं संगत जी। और जिस भी संगत को सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि जल्दी से और अच्छे अच्छे सत्संग आप इस तरह से प्लेटफॉर्म पे सुन सकें। और बस अंत में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी संगत जी। और लास्ट में हम अपने गुरुजी महाराज का महामंत्र ज़रूर करेंगे, और इस महामंत्र में बहुत ताकत है संगत जी। इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी का अगर एक महामंत्र भी हम कर लें तो इससे भी हमारे सारे काम संवर जाते हैं। तो चलिए फिर हम अपने गुरुजी महाराज का महामंत्र करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आपका भी बहुत बहुत लव यू गुरुजी।